करेंगे आपके पास टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन इनटू ईआर पे हम बात करेंगे। टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन इनटू ईआर, ठीक है। यहाँ तक करवा दिया था ना पहले मैंने, ठीक है। आज हम यहीं से बात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक टर्म की, दैट इज द टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी क्या होता है हमारे पास? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन इनटू एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि जो ल्यूमन है, ल्यूमन से हमने क्या बोला कि ये मेरे पास क्या है? एंडोप्लाज्म, ये मेरे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें भी प्रोटीन कहाँ पे बन रही है? मेरे पास हो गया रफारिया, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन बन रही है उसकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है ल्यूमन में। एक मिनट रुकना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि जो प्रोटीन है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है? वो फॉर्म हो रही है हमारे पास ल्यूमन में, ठीक है। अब हमने कहाँ पे टारगेट करना है इसको? यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन पे जब टारगेट करना है, ठीक है। तो देखो या तो इसका फंक्शन कहाँ पे होगा? प्रोटीन है। अब हमें पता है अगर प्रोटीन बनी है तो प्रोटीन का क्या होगा? कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब ये जो प्रोटीन है वो कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगी? या तो मेम्ब्रेन में जाएगी या तो ल्यूमन में ही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रोटीन बनी है तो ये क्या हो गई? ये क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्ट हो सकती है, मतलब कहीं और पे, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ पे जा सकती है ये? इसको जाना होगा गोल्गी अपरेटस के पास, ठीक है। तो प्रोटीन, जो प्रोटीन बनेगी या तो वो क्या होगी? रेजिडेंशियल होगी, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहेगी, या फिर क्या हो जाएगी? वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है? बाहर हम बात कर रहे हैं, बाहर हमारे पास है साइटोसोल और अंदर क्या है मेरे पास? नॉन साइटोसोलिक, ठीक है, नॉन साइटोसोलिक ल्यूमन, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला? जो हमारे पास प्रोटीन बनती है, अब हमें याद है कि हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे दो यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एक राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है, और जो लार्जर यूनिट की पी साइट है वहां पे क्या बन रही होती है? प्रोटीन बन रही होती है ना। तो मैं डायरेक्ट प्रोटीन बनाऊंगी, अब ये सब नहीं बनाऊंगी, क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है? ऐसे प्रोटीन बन रही है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है उसमें ये वाला कौन सा टर्मिनल होता है? CO नेगेटिव, मतलब C टर्मिनल जिसको बोल देते हैं, और इसका जो N टर्मिनल होता है वो कहाँ पे होता है? ल्यूमन वाली साइड पे होता है। यही पढ़ा था हमने कि जो प्रोटीन होती है, जब फॉर्म्ड होती है तो उसका N टर्मिनल RER के ल्यूमन में होता है, और जो इसका C टर्मिनल होता है वो बाहर वाली साइड पे होता है, ठीक है। और देखो जो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है? टाइप 1, टाइप 2, डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन्स होंगी वो डिफरेंट टाइप पे होंगी। क्या बोल रही हूँ मैं? समझ आ रही है आपको बात? कि जो ये जो हमारे पास प्रोटीन बन रही है, ठीक है, वैसे ही हमारे पास मेम्ब्रेन में क्या होती है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया लगा? यस मैम। ठीक है।
यहाँ पे मैंने बनाई ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो प्रोटीन होगी सिंगल पास प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो सिंगल पास कर रही हो, ठीक है। सिंगल पास प्रोटीन जिसका एन टर्मिनल ह्यूमन की साइड पे होगा और सी टर्मिनल बाहर की साइड पे होगा, ठीक है। ये जो सिंगल पास प्रोटीन है इसको हम बोल देते हैं टाइप 1 प्रोटीन, ठीक है। वहीं पे सेम आपके पास डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होंगी, सेम मेम्ब्रेन पे एक और प्रोटीन होगी जो मेरे पास कैसी होगी, ये भी सिंगल पास प्रोटीन होगी, बट इसका जो सी टर्मिनल होगा वो ल्यूमन वाली साइड पे होगा और जो एन टर्मिनल होगा वो कहाँ पे होगा, साइटोसोल वाली साइड पे होगा और यहाँ पे रहेंगे इसके पास पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो किसके साथ इसके पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होंगे, कौन सी साइड पे होंगे, साइटोसोलिक साइड पे, ठीक है। इसके अलावा इसको हम बोलेंगे टाइप 2 ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है टाइप 3 प्रोटीन, एक मिनट में डिफरेंट कलर से बनाती हूँ। देखो जो टाइप 3 प्रोटीन होती है वो भी हमारे पास कैसी होती है, सिंगल पास प्रोटीन होती है। इसका जो एन टर्मिनल है वो कहाँ पे होता है, वो ल्यूमन में होता है, जो सी टर्मिनल होता है वो बाहर वाली साइड पे होता है और सी टर्मिनल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टाइप 3 प्रोटीन, ठीक है। और टाइप 4 हमारे पास होती है मल्टी पास प्रोटीन, मतलब क्या करेंगे, ये मेम्ब्रेन को ज्यादा टाइम स्पेन करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर ये मेरे पास इवन नंबर में स्पेन कर रही है तो दोनों जो क्या होंगे, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहाँ पे होगा, या तो ल्यूमन के साइड पे होगा या दोनों एन टर्मिनल या फिर सी टर्मिनल कहाँ पे होंगे, दोनों साइटोसोलिक साइड पे होंगे। अगर ऑड नंबर में कर रही होगी तो एक टर्मिनल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और एक टर्मिनल अंदर वाली साइड पे होगा, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टाइप 4 मल्टी पास प्रोटीन, इन सारी को, क्या तो ये सारी मेरे पास कह जाएंगी टाइप 4 प्रोटीन, ठीक है, जो कैसे हैं, मल्टी पास प्रोटीन है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो हम प्रोटीन बनाए, अब ये जो प्रोटीन है वो क्या कहाँ जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में जाएगी। अब जो प्रोटीन होगी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म होगी हमारे पास, टाइप 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्लियर है? यस मैम। मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि हमारे पास ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास टाइप 1 की, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टाइप 1 प्रोटीन है उसमें हमने क्या बोला, इसके पास क्या रहेगा, जो एन टर्मिनल है वो कहाँ पे रहेगा, ल्यूमन वाली साइड पे रहेगा, ठीक है। और जो इसका सी टर्मिनल है वो कहाँ पे रहेगा, साइटोसोलिक साइड पे रहेगा। इसको ऐसे बनाती हूँ, ये हो गया ल्यूमन वाली साइड, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास जो टर्मिनल है वो कौन सा है, NH3 पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब इसका कौन सा टर्मिनल है, ये N टर्मिनल, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे ये है इसका साइटोसोल वाली साइड, ठीक है। और साइटोसोल वाली साइड पे कौन सा टर्मिनल है इसका, O नेगेटिव, मतलब कौन सा टर्मिनल है इसका, टी टर्मिनल, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्रोटीन फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंस होता है, ये बताया था, यस मैम। ठीक है। अब जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको हम क्या कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं, क्लीव करना मतलब उसको काट देते हैं, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे मैं किसी और कलर में बनाती हूँ, ये जो मैंने पिंक कलर में बनाया ये क्या है इसका, ये इस प्रोटीन का सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, क्लीवेबल, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन है उसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास कौन सी साइट प्रेजेंट होती है, हाइड्रोफोबिक साइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन फॉर्म्ड होती है उसमें क्या होता है, 12 to 16 आपके पास क्या होते हैं,
हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स वाली चेन होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जिनमें क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। क्लियर है बात? यस मैम। मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? बताया था मैम। बताया था, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, ये हो गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आई, 2 यूनिट्स आई, एक लार्जर और एक स्मॉलर यूनिट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास जो यूनिट्स हैं, ठीक है, अब जो पी चेन है वो क्या कर रही है, प्रोटीन को ऐसे अंदर आने दे रही है, ठीक है। कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल है, ठीक है। अब क्यों आने दे रही है, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक साइट है, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा सीक्वेंस है, हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस है, जिसके साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, जिसके साथ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्ट करेगी और इसको अंदर आने देगी, ठीक है। अब इसका सिर्फ एक ही टर्मिनल अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि जो दूसरा टर्मिनल होता है, ठीक है, उस पे क्या है, CO नेगेटिव है, मतलब चार्ज है, तो कैसा रहेगा, फिलिक रहेगा, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाएगा। जो एन टर्मिनल है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास क्या मिलता है, हाइड्रोफोबिक स्ट्रैंड मिलता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोफोबिक स्ट्रैंड की वजह से क्या कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्शन कर पा रहा है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। वहीं पे मैंने क्या बोला, मेरे पास सेकंड जो होगी वो क्या होगी, टाइप 2। अब आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। जो टाइप 2 प्रोटीन होगी वो कैसे आएगी। अब देखो हमने क्या बोला, उसका जो NH3 है वो कौन सी साइड पे है, साइटोसोल वाली साइड पे, साइटोप्लाज्म वाली साइड पे, ठीक है। और इसके पास क्या है, इसके पास ऐसे सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसके पास जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपके पास ये जो एसए सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये जो इसके पास एसए सीक्वेंस है वो क्या करेगा, एक सीक्वेंस डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ये क्या कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये एक तो ट्रांसलेशन को, मतलब जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है उसको स्टार्ट भी करता है और स्टॉप भी करता है, ठीक है। तो दोनों फंक्शन आपके पास यही कर रहा है, ठीक है। सीक्वेंस्ड अमाइनो एसिड, ठीक है, हम जो सिग्नल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ल्यूमन की साइड पे क्या जाएगा, ल्यूमन की साइड पे जाएगा हमारे पास COO नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एससी सीक्वेंस है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास जो C टर्मिनल है वो कहाँ पे जा रहा है, ल्यूमन वाली साइड पे जा रहा है, ठीक है। और जो N टर्मिनल है वो ल्यूमन वाली साइड पे इसीलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज। एक तो इसके पास अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, साथ में अब इसका जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होंगे तो क्या करेंगे, ये इसको जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उससे क्रॉस नहीं होने देंगे। और जो ये वाला है C टर्मिनल है वो किसकी वजह से जा पा रहा है, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होता है, तो इसकी वजह से एक साइड जा पा रही है, दूसरा NH3 इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके साथ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव अमाइनो एसिड। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसलिए हमें ल्यूमन वाली साइड पे ऐसे C टर्मिनल देखने को मिलेगा और दूसरे वाली साइड पे हमें, साइटोसोल साइड पे हमें N टर्मिनल देखने को मिलेगा। समझ आई बात? तो ऐसे Yes, हमारे ma'am. पास प्रोटीन प्रेजेंट होती है। थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ। यस मैम। थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सप्लेन करके देती हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। ये हो गई मेरी RER की मेम्ब्रेन, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, क्योंकि मेम्ब्रेन है। ये मेरे पास क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये अंदर वाली साइड मेरे पास क्या हो गई जी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बन रही है 2 टन, ठीक है। ये मेरे पास राइबोसोम्स की 2 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे जो P साइट है वहां पे क्या हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब जो प्रोटीन है वो अंदर क्यों जा पाती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, इसके पास क्या होते हैं, ट्रांसलोकोन होते हैं, है ना। तो जब ट्रांसलोकोन ओपन होंगे तो क्या होगा जी, प्रोटीन अंदर जा पाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रोटीन क्या हो रही है, अब
अंदर जा रही है, ठीक है। जैसे टाइप 1 की बात करते हैं तो एन टर्मिनल अंदर आ जाएगा, ठीक है। साथ में जो ट्रांसलोकोन होते हैं वो ओपन होते हैं तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। दूसरा, इनके पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक स्ट्रैंड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किसी और कलर में बना रही हूँ। इसके पास क्या है, जो इसका हाइड्रोफोबिक स्ट्रैंड है, ठीक है, जो मैंने व्हाइट कलर में बनाया, ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक स्ट्रैंड है। वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, मेरे पास बीच में है, तो ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन की तरह काम करेगा। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन की तरह काम करेगा। कौन काम करेगा, हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये जो आपके पास ट्रांस मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है, इस सीक्वेंस को हमने क्या बोला, हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस है ये हमारे पास, ठीक है, या फिर इसको हाइड्रोफोबिक पैच भी बोल देते हैं। सीक्वेंस या पैच एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस या पैच है, जो मैं ऐसे येलो कलर में इसको डार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये जो मेरे पास हाइड्रोफोबिक पैच है, इसको हम बोल देते हैं STA। क्या बोलते हैं इसको, STA, ठीक है। STA होता है स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस, स्टॉप ट्रांसफरेज सीक्वेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब मेरे पास जो प्रोटीन बन रही है उसमें जब ये सीक्वेंस आएगा तो ये फर्दर ट्रांसफर को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। अब जो प्रोटीन होगा उसका एक पार्ट कहाँ पे रह जाएगा, आधा पार्ट उसका कहाँ रह गया, बाहर ही रह गया, ठीक है। जो ये फिर क्या होगा, ये जो राइबोसोम है वो दोनों डिसोशिएट हो जाएंगे। अब दोनों डिसोशिएट हो जाएंगे तो C टर्मिनल कहाँ पे रह गया, इसके पास बाहर रह गया, और जो N टर्मिनल है वो कहाँ पे आ गया है, अंदर आ गया है। समझ आया अब? यस मैम। तो ऐसे हो रहा है ये काम, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जो स्टार्ट ट्रांसफर है वो क्या करता है, हमारे पास हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो सिग्नल सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम क्लीव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंस होता है, तो सिग्नल सीक्वेंस को हम क्लीव कर देंगे। जैसे हम सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव करेंगे तो आगे हम क्या करवा देते हैं, अपनी ट्रांसलेशन करवा देते हैं। तो एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, अभी यहाँ पे जो प्रोटीन आएगी वो कैसी प्रोटीन आएगी, जिसका एक टर्मिनल कहाँ पे होगा, एक टर्मिनल अंदर होगा और एक टर्मिनल बाहर होगा। समझ आई बात है, C वाला बाहर होगा और N वाला ल्यूमन वाली साइड पे, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं टाइप 1, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम किसकी बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है, सेम हमारे पास क्या होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, टाइप 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ट्रांसलोकोन होंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जब ट्रांसलोकोन क्लोज्ड है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास राइबोसोम आ भी गया तो क्या करेगा, वो बेसिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, समझ आई बात है, मैंने बोला ये मेरे पास क्या है, येलो कलर में ये है मेरे पास राइबोसोम, ठीक है। अब ये जो मैंने पिंक कलर में बना रही हूँ ऐसे डैश डैश, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो ट्रांसलोकोन है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड ट्रांसलोकोन, ठीक है। अब क्या होगा, एनर्जी आएगी, अब जो ट्रांसलोकोन है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी आएगी तब ट्रांसलोकोन क्या हो गए, ऐसे मान लो हमारे पास ट्रांसलोकोन ओपन हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास राइबोसोमल यूनिट है, P साइड पे क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। अब देखो जो N साइड है उस पे क्या है, N साइड पे देखो एक तो इसके पास अपना चार्ज है, ठीक है, साथ में इसके पास मैंने बोला बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर इसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कर पाएगा, ये मेरे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसके पास भी हाइड्रोफोबिक पैच है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, यहाँ पे मान लो मेरे पास ये कौन सी साइट है, P साइट है, P साइट पे क्या होता है, पेप्टाइड
बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये है इसकी हाइड्रोफोबिक साइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये अंदर नहीं जा पाएगी। अब देखो जब क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज बना रही हूँ मैं, ट्रांसलोकोन हो गई, ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर यूनिट, ये हमारे पास mRNA, और यहाँ से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है, ठीक है। इसका एन टर्मिनल कहाँ पे है, बाहर है। क्यों? क्योंकि एन टर्मिनल के साथ क्या लगे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोटीन होगी वो नई नई प्रोटीन बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, ऐसे ऐसे बन रही है, ठीक है। पर जो इसका एन टर्मिनल है वो बाहर है, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या आएंगे, स्टॉप कोडोन आएंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आ गया UAA, ठीक है, या फिर क्या आ जाएगा UAG, ठीक है, या फिर क्या आ गया UGA। ये मेरे पास क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन। अब जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन आएंगे तो अब क्या होगा, मेरे पास जो P साइट है, ठीक है, P साइट, ये वाली साइट मेरे पास क्या थी, P साइट थी। यहाँ से अब मेरे पास देखो, टर्मिनेशन कोडोन का मतलब क्या हुआ, अब ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से कट होके ये मेरे पास जो C टर्मिनल है वो कहाँ पे चला जाएगा, अब नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। समझ आई बात कैसे आया? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर से कट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, तो सीधा नीचे आ जाता है। तो बाहर वाली साइड पे क्या रहेगा, एन टर्मिनल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हुआ था, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही कट हुआ तो C टर्मिनल इसका कहाँ पे आएगा, अंदर वाली साइड पे आ जाएगा, और एन टर्मिनल बाहर रहेगा। क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, ठीक है। वैसे हम किसकी बात कर लेते हैं, टाइप आपके पास 3 है, उसमें भी सेम होगा, पर वहां पे क्या होगा, जो कार्बन वाली साइड है COO नेगेटिव वाली, आपके पास साइड है C टर्मिनल जिसको बोला हमने, वहां पे क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है, तो एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको टिपा देती हूँ। यहाँ पे हो गया मेरे पास टाइप 1, ये हो गया मेरे पास टाइप 2, एक हो गया मेरे पास टाइप 3 प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये सारी। और एक हम बात करते हैं टाइप 4 की, जो मल्टीपास्ट है, टाइप 4, ठीक है। और एक होती है हमारे पास GPI लिंक, लिंक्ड प्रोटीन, ठीक है। सारी क्या है हमारे पास, ये प्रोटीन्स हैं। कैसे प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में स्पेंडेड है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जो टाइप 1 है हमारे पास, ठीक है, उसका जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो जो आपके पास क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर या फिर ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। वो कैसा होता है, टाइप 1 प्रोटीन होती है वो, ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ टाइप 2 की, तो जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ठीक है, या फिर हमारे पास जो गोल्जी होती है, ठीक है, गोल्जी पाइले ट्रांसफरेज रिसेप्टर, ठीक है। ये मेरे पास टाइप 2 के होते हैं। जो टाइप 3 होती है वो होती है मेरे पास साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P450, ठीक है। टाइप 4 में मेरे पास आ जाएगा G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा हम बात करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो जो भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती हैं वो कैसे होती हैं, सॉरी प्रोटीन्स होती हैं वो कैसे होती हैं, टाइप 4 प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट बात करते हैं किसकी, GPI लिंक की, तो हमारे पास हो जाएगा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिसेप्टर, एक्टिवेटर रिसेप्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाए।
क्लियर है आपको इतना? यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, देखो जो हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि हमारे पास जो CTT है, ठीक है, जो को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग है, ये हो गया मेरे पास CTT, को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। उसमें हम क्या करेंगे, जो RER है, या तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनी है, ठीक है, वो क्या रहेगी, या तो यहीं पे रहेगी, ये जो मान लो प्रोटीन है, या तो क्या करेगी, ये यहीं पे रहेगी, या फिर कहाँ चली जाएगी, इसकी मेम्ब्रेन पे चली जाएगी, या फिर ये आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और किसके पास चली जाएगी, गोल्गी के पास चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अब फर्स्ट आपके पास, बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गोल्जी के बारे में बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गोल्जी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, अब जो गोल्जी अपरेटस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं, है ना। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, पैरेलली अरेंज सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं स्टैक्ड फॉर्म में। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट स्टैक होता है, इसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ से बनाती हूँ, जो मैं पिंक कलर में बनाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो गोल्जी अपरेटस में क्या होते हैं, डिफरेंट स्टैक्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोल देते हैं, पैरेलली अरेंज्ड ट्यूब टाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट होता है, उसको हम बोलते हैं CGN। ठीक है, CGN होता है सिस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, तो मैं जो प्रोटीन होगी, अगर उसने गोल्जी अपरेटस के पास आना होगा, तो सबसे पहले वो कौन से फेज के पास आएगी, सिस फेज के पास आएगी, या फिर कंप्लीट इसको मैं बोलूँ तो किसके पास आएगी, सबसे पहले सिस गोल्जी नेटवर्क के पास आएगी। ठीक है, फिर मैंने बोला ऐसे मल्टीपल क्या होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टर्ना, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टर्ने, नेक्स्ट सिस्टर्ने, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास व्हाइट कलर में मैं बना रही हूँ प्रोटीन, तो क्या हो रही है, वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे आई है, फर्स्ट के पास, जिसको हमने क्या बोल दिया, सिस गोल्जी नेटवर्क या CGN बोल दिया। ठीक है, अब सिस गोल्जी नेटवर्क से जो मेरे पास प्रोटीन है, वो जो सेकंड पे जाएगी, दैट इज कॉल्ड द सिस सिस्टर्ने। ठीक है, अब सिस सिस्टर्ने के बाद मेरे पास जो प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, वो कहाँ जाएगी, थर्ड सिस्टर्ने के पास जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मीडियल सिस्टर्ने। ठीक है, या फिर डायरेक्ट मीडियल भी बोल देते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट पैच में जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस सिस्टर्ने, ट्रांस सिस्टर्ने। ठीक है, और जो ट्रांस सिस्टर्ने है, उसके बाद फाइनली हमारे पास जो प्रोटीन होगी, वो लास्ट सिस्टर्ने में जाएगी। ठीक है, ये हमारी प्रोटीन कहाँ पे चली गई, लास्ट सिस्टर्ने में चली गई, और इस लास्ट सिस्टर्ने को हम बोल देते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, तो बेसिकली आपने गोल्जी का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, हम 4-5 ऐसे स्टैक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, इसको हम TGN भी बोल देते हैं। तो एक हमारे पास CGN हो जाता है और एक हमारे पास TGN होता है। ठीक है, जो CGN होता है उसको हम बोल देते हैं और फॉर्मिंग फेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो वेसिकल होगी वो यहाँ पे फॉर्म होके फर्स्ट किसके साथ फ्यूज कर जाएगी, इसके साथ फ्यूज करेगी सबसे पहले, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मिंग फेज बोल देते हैं, सिस फेज बोल देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और जहाँ पे जो प्रोटीन है वो बिल्कुल बन जाएगी, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी, जो होना होगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं ट्रांस फेज, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, मैच्योरिंग फेज बोल देते हैं। फेज बोल देते हैं या फेस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब जब मैच्योरिंग फेज के पास प्रोटीन आएगी, तो उसके बाद क्या करेगी, वो 2 चीजें करेगी। ठीक है, या तो क्या बनाएगी, वो सिक्रेटरी वेसिकल बनाएगी, ये प्रोटीन है तो क्या बन रही है, या तो सिक्रेटरी वेसिकल बन जाएगी। ठीक है, या फिर कैसे बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन जाएगी। ठीक है, तो 2 काम करेगी, या तो क्या बनेगी, सिक्रेटरी वेसिकल, या बन जाएगी ट्रांसपोर्ट वेसिकल।
ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनती है तो किसकी फॉर्मेशन कर देगी, तो बना देगी वो लाइसोसोम। ठीक है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये गोल्जी से ही बनता है। ठीक है, तो ये जो वेसिकल, गोल्जी जो वेसिकल बनाएगा, ठीक है, उसी को हम, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाएगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइसोसोम बोल देते हैं। ठीक है, बस इनमें इतना सा डिफरेंस होता है कि जो गोल्जी होती है उसमें पीएच क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो आपके पास लाइसोसोम होता है उसमें कंपैरेटिवली बहुत कम पीएच होती है। कम पीएच मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन होगी, H पॉजिटिव होगा। वैसे जो मेरे पास सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, या तो कहाँ पे जाएंगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगी, या तो कहाँ पे जाएंगी, आउटसाइड द सेल, दैट इज द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जाएंगी। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपके पास, देखो जो मेरे पास प्रोटीन बनी, अब कहाँ पे गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ पे जाएगी, गोल्जी के पास जाएगी। ठीक है, या फिर कहाँ पे रहेगी, अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टारगेटिंग की। टारगेटिंग में हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जो प्रोटीन बनी, या तो कहाँ जाएगी, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहेगी, या फिर वो कहाँ पे टारगेट होगी, वो जाएगी आगे, किसके पास जाएगी, गोल्गी के पास जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मेरे पास जो गोल्जी के पास, ठीक है, या गोल्जी बोल देते हो, गोल्गी बोल देते हो, एक ही बात है। ठीक है, जो प्रोटीन जाएगी, मुझे कौन सी प्रोटीन जाएगी, और उस प्रोटीन पे ऐसा क्या होगा कि उसको पता लगेगा कि मुझे कहाँ जाना है, गोल्जी के पास ट्रांसपोर्ट होना है। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग की। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूप। ठीक है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा ये। ठीक है, RER ल्यूप। ठीक है, अब जो RER ल्यूमन है उसमें हमने क्या बोला कि ये जो मेरे पास RER ल्यूमन है, इसमें मेरी बन गई प्रोटीन। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी है, ये मेरे पास बन गई है, प्रोटीन बन गई है। प्रोटीन में दो टर्मिनल होते हैं, एक C टर्मिनल, एक N टर्मिनल। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होती है, पढ़ा था ऐसा। और जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, वो कौन से अमाइनो एसिड पे होती है, एस्पार्जिन अमाइनो एसिड पे होती है। वहां पे क्या होती है, एन लिंक्ड ग्लाइकोजाइलेशन होती है, मतलब यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल होगा, 14 शुगर रेजिड्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन कौन सा, NAG2, मैनोज 9 और ग्लूकोज 3। ये मैंने 9 लिखा है ना, और ग्लूकोज 3 प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम आएगा या ल्यूमन में, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कैसा एंजाइम है, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ वन ग्लूकोज, वन ग्लूकोज को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। समझ आई बात? ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे पास एंजाइम आता है, दैट इज सेकंड ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक साथ में दो ग्लूकोज को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो एट द एंड मेरे पास क्या हो गया, अब ग्लूकोज रिमूव हो चुके हैं। तो अगर मेरे पास ग्लूकोज रिमूव हो चुके हैं तो मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर बन गया है, अब ये मेरे पास हो गई प्रोटीन, कोई भी ये मेरे पास प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के दो टर्मिनल हैं, एक मेरे पास C टर्मिनल है, एक मेरे पास N टर्मिनल है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ जो 14 शुगर रेजिड्यू हैं उसमें से 3 शुगर गायब हो गई हैं। क्या बचा है, NAG2 बचा है और मैनोज 9 बचा हुआ है। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एंजाइम आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैनोसाइडेज। अब नाम से पता लग रहा है मैनोसाइडेज है तो क्या कर देगा, मैनोज को, एक मैनोज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है मैनोसाइडेज। ठीक है, अभी जो मैनोसाइडेज है वो क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वन, ठीक है, वन मैनोज को इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जब क्या हुआ, हमारे पास एक जो मैनोज था वो रिमूव हो गया, तो कितने मैनोज बचे, ये मेरे पास हो गई प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, NAG2। ठीक है, अब मैनोज कितने बचे, सिर्फ 8 बचे।
ठीक है। अब जब हमारे पास ऐसी प्रोटीन जिसके पास M8 हो, अब मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकती हूँ, देखो चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, पूरा लिखूं नैग और मैनोज ऐसे लिखूं, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, और मैं इसको डायरेक्टली, ये मेरे पास प्रोटीन बनाई, सीधा M8 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो गया, इसमें 8 ही मैनोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी प्रोटीन जिसके पास M8 मार्कर होता है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है, वो जाती है हमारे पास गोल्जी में। ठीक है, तो जिसके पास कौन सा मार्कर होगा, तो जिसके पास M8 मैनोज 8 होंगे वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी गोल्जी में। वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी गोल्जी में। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या बोला कि दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या तो ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाए, जो RER में जो प्रोटीन बनी है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाए, गोल्जी में ट्रांसपोर्ट हो जाए, या फिर कहाँ पे रहे, RER में भी तो रह सकती है ना। ठीक है, तो एक तो हमने क्या पढ़ लिया कि गोल्जी में अगर उसने जाना हो तो उसके पास क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर उसने कहाँ पे रहना हो, मान लो मेरे पास इसने कहाँ पे रहना है, RER में ही रहना है। ठीक है, क्योंकि RER को भी क्या चाहिए, RER को भी अपने फंक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, देखो ये मेरे पास प्रोटीन हो गई। ठीक है, ये मेरे पास प्रोटीन है, प्रोटीन के पास सेम चीज। ठीक है, सारी चीजें हैं, nag2 मैनोज 9 है। ठीक है, और ग्लूकोज कितने हैं, 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एक्टिविटी होगी, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो हमने पहले किया था। क्या आएगा यहाँ पे, एक ग्लूकोसाइडेज फिर सेकंड ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, G फॉर ग्लूकोसाइडेज, G फॉर ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोसाइडेज होंगे और क्या हो जाएगा, 3 जो आपके पास ग्लूकोज हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फर्स्ट जो ग्लूकोसाइडोज होता है वो एक ग्लूकोज को रिमूव करता है, और जो आपके पास सेकंड ग्लूकोसाइडोज होता है वो 2 ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। ठीक है, अब एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास जो प्रोटीन है, ये मेरे पास प्रोटीन है, इसके पास क्या चीजें हैं, एक तो इसके पास क्या है, nag2 है, दूसरा इसके पास क्या है, man9 है। ठीक है, मैन मतलब मैनोज 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम आएगा दैट इज ग्लूकोसाइलेज, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे जो एंजाइम आया दैट इज ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, बेसिकली जो टर्मिनल पोजीशन है उस पे एक ग्लूकोज ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म से ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये मेरे पास प्रोटीन है, इसके पास क्या होना चाहिए था, इसके पास है नैग कितने, 2। ठीक है, मैनोज कितने हैं, मैनोज है इसके पास 9। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या प्रेजेंट है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसी प्रोटीन्स जिनके जो टर्मिनल होता है, ठीक है, जो उनकी कैसी चेन है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, मतलब ऐसी शुगर रेजिड्यू वाली चेन है, उसके अगर टर्मिनल पोजीशन पे क्या प्रेजेंट हो, टर्मिनल पोजीशन पे ग्लूकोज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो मेरे पास होती हैं रेजिडेंशियल प्रोटीन। मतलब यहाँ पे ये जो प्रोटीन होगी जिसके टर्मिनेशन पे जो एन ग्लाइकोसाइलेशन है उसके टर्मिनेशन पे अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ये जो मेरे पास प्रोटीन होगी वो कैसे होगी, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिनल मतलब ल्यूमन में ही रहेगी, ल्यूमन रेजिडेंशियल प्रोटीन, रेजिडेंशियल प्रोटीन। समझ आई बात? तो अभी तक हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास प्रोटीन ने कहा ट्रांसपोर्ट होना होगा, RER से गोल्जी में ट्रांसपोर्ट होना होगा, तो उसके पास M8 मैनोज 8 होनी चाहिए। और वहीं पे अगर मैंने क्या बोला, अगर उसमें ल्यूमन रेजिडेंशियल अगर प्रोटीन होगी तो उसके पास क्या होना चाहिए, टर्मिनल पोजीशन पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो कैसी होती है, ल्यूमन रेजिडेंशियल प्रोटीन होती है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम।
ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ, अब देखो अगर मेरे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ल्यूमन्स प्रोटीन होती हैं, ठीक है, इनके पास एक तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली कि अगर ल्यूमन में प्रोटीन होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए उसके पास, भाई लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। दूसरा कि अगर मेरे पास कैसी प्रोटीन्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन प्रोटीन है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनका जो टर्मिनल है, या तो ये मान लो मेरे पास कोई भी प्रोटीन है, ये इसका कौन सा टर्मिनल हो गया, मान लो एन टर्मिनल है, और ये मान लो इसका सी टर्मिनल है, ठीक है। तो जो इसका सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल के साइड पे इसके पास KDEL अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे K फॉर होता है हमारे पास लाइसिन, तो लाइसिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइसिन का सिंबल होता है K, K इज इक्वल टू लाइसिन, ठीक है। D होता है एस्पार्टेट, D इज इक्वल टू एस्पार्टेट, ठीक है। E इज इक्वल टू ग्लूटामेट, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं लास्ट बात करती हूँ L की, तो L इज इक्वल टू ल्यूसिन, ठीक है। तो जो प्रोटीन है कहाँ पे, RER ल्यूमन प्रोटीन, ठीक है, ल्यूमन में ल्यूमिनल जो प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर किसी प्रोटीन के पास क्या होगा, RER जो प्रोटीन है, RER के ल्यूमन में अगर प्रोटीन है, उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, सी टर्मिनल पे अगर KDEL सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, KDEL अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन होगा, तो वो प्रोटीन्स भी हमारे पास क्या होती हैं, RER ल्यूमिनल प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो अब ल्यूमिनल प्रोटीन में हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो क्या होना चाहिए, लास्ट में KDEL सीक्वेंस होना चाहिए, तब भी क्या होगी, वो ल्यूमिनल ही होगी, या फिर अगर उसके टर्मिनल पे क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तब भी कौन सी होगी, वो ल्यूमिनल ही होगी। समझ आई बात अब, Yes, ठीक है। ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसी प्रोटीन्स जो कहाँ पे हैं, अब जो मैंने क्या बोला, प्रोटीन कहाँ पे चली गई, गोल्जी के पास चली गई, ये वाली, इसके पास कौन सा साइन था, M8 था, मैनोज 8 थे, वो कहाँ पे जा सकती है, Golgi. कहाँ पे एंटर हो जाएगी, ये गोल्जी में एंटर हो Golgi. सकती है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, और ठीक है। अब देखो गोल्गी के बाद, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मेरे पास क्या था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उससे या तो प्रोटीन उसके पास में ही रही, या तो कहाँ पे चली गई, या तो गोल्जी के पास चली गई। अब जो गोल्जी है उसके बाद कहाँ पे जाएगी, Secretary. क्या बनाएगी, या तो लाइसोसोम बनाएगी, या तो कुछ और करेगी, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो आपके पास लाइसोसोम में जाएगी, ठीक है। देखो लाइसोसोम में जो प्रोटीन जाएगी उसके पास क्या होना चाहिए, तो ये बना दी मैंने गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो ये मैं बहुत बड़ा बना रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने समझना है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया CGN। अब आपको पता है CGN क्या होता है, Cis Golgi apparatus. गोल्जी नेटवर्क, ठीक है। तो सिस गोल्गी या गोल्जी नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में CGN बोल देते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो गोल्जी के पास प्रोटीन होती है, मान लो ये मेरे पास प्रोटीन है जो कहाँ पे है, गोल्जी के पास है, तो जो गोल्जी के पास प्रोटीन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास क्या मार्कर होता है, ठीक है, उसके पास होता है हमारे पास M8 मार्कर, ये बताया मैंने, है ना, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास प्रोटीन है, इसके पास कौन सा मार्कर होता है, ऐसे होता है, इसके पास NAG2 होंगे और M कितने होंगे, 8 होंगे। अब देखो M8 को मतलब मैनोज 8 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैनोज 7 और एक मैनोज, अब भी कितने मैनोज है, अब भी 8 ही है, Yes, ma'am. है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल अगर मैं बोलूंगी तो टोटल कितने मैनोज हैं, 8 ही हैं, एक मतलब मैंने क्या कर दिया, इनको डिसोशिएट कर दिया, थोड़ा सा हमने समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो 8th मैनोज होता है, ये हमारे पास मैनोज 8 है, जो 8th मैनोज का जो 6th पोजीशन होती है, ठीक है, 6th पोजीशन पे अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाए, ठीक है, मैंने क्या बोला, 8th मैनोज की 6th पोजीशन पे अगर फॉस्फोराइलेशन हुई हो, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसके जो
एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है उसमें जो मैनोज 8 है, मैनोज 8 के 6th पोजीशन के ऊपर अगर क्या हो जाए, फॉस्फोराइलेशन हो जाए, फॉस्फेट ऐड हो जाए, तो हमारे पास वो कहाँ पे जाएगा, ये प्रोटीन हमारे पास हमेशा अब कहाँ पे जाएगा, ये टारगेट होता है लाइसोसोम। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या इंडिकेट करेगा कि अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा लाइसोसोम में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, मार्कर फॉर लाइसोसोम। ठीक है, तो मार्कर फॉर लाइसोसोम समझ के आप कौन सा होगा, यस मैम, ये होगा मेरे पास मार्कर फॉर लाइसोसोम। ठीक है, अब ये जो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब हमने क्या पढ़े हैं, सिस्टर ने पढ़े हैं कि हाँ ये होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद मीडियल आएगा। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है, ट्रांस गोल्जी सिस्टर ने आ जाते हैं। तो डायरेक्ट मैं बना रही हूँ। अब जो प्रोटीन है वो कहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ को फिर यहाँ। ठीक है, लास्ट में कहाँ पे गई है, ये जो मेरे पास प्रोटीन है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैनोज के 6th जो फॉस्फेट है। ठीक है, कौन सी मैनोज की बात हो रही है, 8th मैनोज के जो 6th पोजीशन है उसके फॉस्फेट अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, अब ये बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो लास्ट सिस्टर ने होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस गोल्जी सिस्टर ने, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं M6P रिसेप्टर। ठीक है, मतलब मैनोज की 6th पोजीशन पे फॉस्फोट वाले फॉस्फेट जिसके पास क्या हुई है, फॉस्फोराइलेशन हुई है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, उसका ये रिसेप्टर होता है। अब ये जो प्रोटीन होगी वो किसके साथ बाइंड कर जाएगी, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो बाइंडिंग होती है और जो डिसोसिएशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, पीएच के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जैसे जैसे हम क्या जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब आर से कहाँ पे जाएंगे, नीचे की तरफ, तो हमारे पास क्या होता जाएगा, पीएच बढ़ती जाएगी, सॉरी पीएच कम होती जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, एच पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, पीएच की वजह से यहाँ पे एसोसिएशन होती है। ठीक है, किसके बीच में, रिसेप्टर और प्रोटीन के बीच में एसोसिएशन होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जब प्रोटीन यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लो मेरे पास क्या है, ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है। तो हमने क्या बोला, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में क्या होता है, रिसेप्टर होता है, M6P रिसेप्टर होता है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, हमारी जो प्रोटीन होगी जिसके पास क्या होगा, फॉस्फेट होगा, मैनोज 8 6 पोजीशन पे जिसके पास फॉस्फेट होगा वो क्या कर जाएगी, इसके साथ बाइंडिंग शो कर देगी। ठीक है, अब जब बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन है रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिसेप्टर और जो प्रोटीन है उनमें क्या हो जाएगी, वेसिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और जो वेसिकल होती है वो बडिंग की वजह से बनती है, आगे हम पढ़ेंगे ऐसे बडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब बाइंडिंग हो गई तो उसके बाद क्या बन जाएगी, यहाँ पे वेसिकल बन जाएगी। अब इस वेसिकल के पास क्या होगा, रिसेप्टर भी होगा और हमारी प्रोटीन भी होगी। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर और प्रोटीन है वो किसके साथ फ्यूज कर जाएंगे, ये हमारे पास ऐसे फर्दर ये मेरे पास वेसिकल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे ही इसका और इसका फ्यूजन होगा तो ये क्या कर देगा, प्रोटीन को यहाँ पे डिसोशिएट कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच होती है वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है, मतलब H पॉजिटिव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटीन की डिसोसिएशन हो जाएगी, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन एसोसिएट हुई थी रिसेप्टर के साथ, अब कहाँ पे हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, मान लो ये मेरे पास रिसेप्टर है, वो फिर से क्या हो जाता है, रिसाइक्लिंग ऑफ रिसेप्टर हो जाती है। ठीक है, और रिसेप्टर फिर से कौन से मेम्ब्रेन पे चला जाएगा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की मेम्ब्रेन पे चला जाएगा। ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है जहाँ का रिसेप्टर है। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, M6P कहाँ का रिसेप्टर है, मेरे पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। किसकी मेम्ब्रेन का है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की मेम्ब्रेन का रिसेप्टर है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या होगा, कोई भी हम वेसिकल फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन जाएगी, अब ये क्या करेगा, जस्ट प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बाद मेरे पास रिसेप्टर क्या हो जाएगा, फिर से रिसाइकल्ड हो जाएगा। ठीक है, हम रिसेप्टर्स को यूज नहीं करते हैं,
ठीक है। जैसे हम कैटालिस्ट पढ़ते हैं, कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है बट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व या यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। अब जब रिसेप्टर रिसाइकल हो जाएगा तो फिर से वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा टीएनजी की मेम्ब्रेन में कोई और प्रोटीन को एक्सेप्ट करने के लिए। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ही आपके पास क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपके पास टारगेटिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हमने कहाँ पे टारगेटिंग कर ली, देखो अगर मेरे पास लाइसोसोम बन गया तो यही पढ़ा है हमने, क्या बनेगी मेरे पास, या तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनेगी तो कहाँ चली जाएगी, लाइसोसोम के पास। ठीक है, या फिर गोल्जी अपरेटस से जो मेरे पास क्या बनेगी, वेसिकल बनेगी, वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी मेम्ब्रेन के पास। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टारगेटिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही बताया था ना मैंने। यस मैम। टारगेटिंग टू पीएम मतलब प्लाज्मा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टारगेटिंग की। ठीक है, अब ये बना दिया मैंने, ये जो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, गोल्जी वाले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा सुंदर नहीं बनेगा, नॉर्मल सा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिस गोल्जी नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब जो सिस गोल्जी नेटवर्क है उसमें हमने क्या बोला है, प्रोटीन बनी है, प्रोटीन के पास क्या है, NAG2 है और साथ में क्या है, मैनोज 8 है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मेरे पास जो सिस गोल्जी नेटवर्क की प्रोटीन है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ पे CC। ठीक है, CC के पास ट्रांसपोर्ट होती है। और देखो मैंने आपको फुल फॉर्म्स लिखवा दी है ना ऊपर। ठीक है, अब मैं सिंपल ही बताऊंगी, लिखवा दी थी मैंने या नहीं लिखवाई थी, लिखवा दी थी है ना। सिस सिस्टर ने, तो मैं अब सीधा सिस सिस्टर ने मीडियन या फिर MM बोलूंगी। ठीक है, तो आप समझ जाना। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट हमने बात करी किसकी, CGN की। CGN क्या हो जाएगा, सिस गोल्जी नेटवर्क, वहीं पे सिस CC हो जाता है हमारे पास सिस सिस्टर ने। अब जो सिस सिस्टर ने है उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ मैनोज, रिमूवल ऑफ मैनोज होगा सिस्टर ने। ठीक है, अब जब मेरे पास रिमूवल ऑफ मैनोज होगा तो ये जो मेरे पास प्रोटीन है इसके पास क्या बचा, NAG2 बचा। पहले कितने थे, मैनोज 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैनोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ पे हमारे पास मैनोज हो जाएंगे 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एडिशन हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास बात करेंगे मीडियल की। यहाँ पे एडिशन, पहले हम बात कर लेते हैं मीडियल की, मतलब नेक्स्ट जो सिस्टर ने होगा हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, मीडियल को। ठीक है, अब जो मीडियल है उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, एडिशन ऑफ जो हमारे पास N, जो हमने NAG मॉलिक्यूल पढ़ा था। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ मैनोज हो गया। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ मैनोज हो गया और यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ किस चीज की, NAG की। ठीक है, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, तो NAG की यहाँ पे क्या हो गई, एडिशन हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट मेरे पास जो सिस्टर ने होता है जिसको हम बोल देते हैं TC मतलब ट्रांस सिस्टर ने। अब जो ट्रांस सिस्टर ने है उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ग्लैक्टोज एंड एडिशन ऑफ, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ ग्लैक्टोज, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ NA मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, बेसिकली कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और किससे बना होता है, एक मिनट, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है और सैलिसिलिक एसिड से बना होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखवा देती हूँ। तो आपने जस्ट इतना सा याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा,
एडिशन ऑफ ग्लैक्टोज होगी और एडिशन ऑफ NaNA मॉलिक्यूल होगी, ठीक है। और लास्ट में हम बात करते हैं सल्फेशन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होगा, दैट इज द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास सल्फेशन, सल्फेशन ऑफ टायरोसिन, मतलब टायरोसिन के साथ क्या लग जाएगा, सल्फर लग जाएगा, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होगी, एक मिनट, यहाँ पे लिखा मैंने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक वेसिकल बन जाएगी, उस वेसिकल को हम बोल देंगे सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है, ये जो प्रोटीन होगी, ठीक है। तो लास्ट चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, ऐसे प्रोटीन जिसमें क्या हो जाए, सल्फेशन हो जाए, ठीक है, जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, कौन सी, या तो टायरोसिन अमाइनो एसिड पे प्रेजेंट हो या कार्बोहाइड्रेट पे प्रेजेंट हो, जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होगा वो क्या बनाएगी, ऐसे प्रोटीन जिसपे क्या पास क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास बना देगी सिक्रेटरी वेसिकल। बस इतना सा याद रखना है हमें, ठीक है। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है वो जाके कहाँ पे फ्यूज हो जाएगी, ये फ्यूज हो जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी, यहाँ पे आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है क्योंकि हमें याद भी नहीं रहता है इन जनरल, तो हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है यहाँ पे। एक तो हमें क्या रखना है कि जो प्रोटीन कहाँ पे टारगेट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टारगेट होगी, उसमें क्या होगा, बेसिकली उसमें हमारे पास लास्ट में सल्फेशन ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन पे क्या होगी, सल्फेशन होगी, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस पे क्या हुई होती है, सल्फेशन हुई होती है, सल्फर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। वहीं पे अगर हमारे पास ऐसी प्रोटीन है जिसके जो ग्लाइकोसाइलेशन, एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, वहां पे अगर M8 प्रेजेंट है तो कहाँ जाएगी, वो गोल्जी के पास जाएगी। अगर लास्ट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो कहाँ पे रहेगी, ल्यूमन के पास ही रहेगी, या लास्ट में KEDL मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तब भी कहाँ पे रहेगी, वो ल्यूमन में रहेगी। क्लियर है इतना आपको? यस मैम। ठीक है, समझ के, या फिर मैं समराइज्ड फॉर्म में लिखूं? क्लियर है मैम। क्लियर है ना? यस ठीक है, मेन हमें ये पता होना चाहिए कि किसके पास कौन सा मार्कर होना चाहिए कि वो वहां पे, फिर वहां से वहां पे ट्रांसपोर्ट हो गई। और दूसरा आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ठीक है, तो अगर एसिडिक कंडीशन पूछी जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, गोल्जी अपरेटस में, गोल्जी अपरेटस के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं, ठीक है, लाइसोसोम बनाएंगे, ठीक है, या फिर मतलब यहाँ पे या तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाएंगे या फिर हम सिक्रेटरी वेसिकल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएच है, ठीक है, यहाँ पे पीएच कम होती रहेगी, मतलब H पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे पास लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम में क्या होगा, एसिडिक, यहाँ पे लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा H पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली सबसे कम जो पीएच होगी, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, लाइसोसोम में होगी। सबसे ज्यादा जो पीएच होगी वो कहाँ पे होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, और यहाँ पे H पॉजिटिव कंपैरेटिवली क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। और जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होती है वो किसकी वजह से होती है, पीएच की ही वजह से होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली